हैंड डालो, रेडिकल एक्सिस यही पढ़ रहे थे। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इसमें हमने कुछ बातें प्रूव कर दी थी बच्चों। क्या बातें प्रूव करी थी? कौन सा वाला स्टेटमेंट 1 हमने क्या प्रूव किया था? जल्दी बताओ, स्टेटमेंट 1 क्या था? रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। हाँ, तो उसको ऐसे लिखो ना, रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। सबको समझ में आया स्टेटमेंट 1? यस सर। गुड। और स्टेटमेंट 2 क्या प्रूव किया था? इक्वी पावर फॉर बोथ द सर्कल्स। हाँ सर। रेडिकल एक्सिस इज locus of equipower points with respect to both the circles. Locus of equipower points with respect to both the circles. और इसी का कन्वर्स भी बिल्कुल ट्रू है, उल्टा पार्ट। Any point having same power with respect to both circles must lie कहाँ पे? On the radical axis. On the radical axis. Very good. अच्छा, तीसरा देखो। सर वो वाला it is either outside both circles Correct. or outwards. Radical axis is either outside both the circles or inside both circles as a common or cuts, or radical axis cuts both the circles as a common chord. Yes. ऐसा नहीं कि बस कट ऐसे ही कर जा रहा है एक लाइन, ना ना ना, उसे कॉमन कॉर्ड भी बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस हमने सोचा कि एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और एक ऐसी लाइन रेडिकल एक्सिस हो सकती है दोनों को कट करेगी। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ये लाइन बिल्कुल रेडिकल एक्सिस नहीं हो सकती। अगर कट करने की जरूरत है तो वो कॉमन कॉर्ड बन के ही होगी। और क्या हो सकता है? Tangent to both Tangent to circles both at the common circle है। same point. Radical axis is tangent to both circles at the same point. ये क्रूशियल है। एट द सेम पॉइंट वाला पार्ट क्रूशियल है। कई लोग ये सोचने लगता है ये भी रेडिकल एक्सिस है, ये दो सर्कल बनाए फिर खुशी खुशी बोल दिया ये रही रेडिकल एक्सिस, दोनों का टेंजेंट है। नहीं भाई, हमें वही टेंजेंट चाहिए सेम पॉइंट पे हो सकता है। इसमें तो कोई भी सेम पॉइंट पे टेंजेंट हो ही नहीं सकता है। हमें वही टेंजेंट चाहिए जो सेम पॉइंट पे हो सकता है। वो सिर्फ इन दो सिनेरियो में होता है, इसमें और इसमें। तो दो ही सिनेरियो में हो सकता है। सही है? सर हाँ जी। सर आपने जो सेकंड वाला पॉइंट है दैट रेडिकल एक्सिस इज लोकस ऑफ इक्वी पावर पॉइंट्स, सर आपने कल उसे प्रूव कैसे किया था सर? आप एक बार बता सकते हैं? मुझे समझ नहीं आया। था। यस सर।
उसमें हमने s इक्वल उसको s इक्वल टू s डैश लिख दिया एक तरह से। यस सर। अब s और यानी वो s इक्वल टू s डैश को सेटिस्फाई करेगा पॉइंट। यस सर। तो s में जब वो पॉइंट डालोगे तो s1 बन जाएगा, यस सर। और s डैश में वो पॉइंट डालोगे तो s डैश 1 बन जाएगा। यस सर। तो s1 इक्वल टू s डैश 1। ओके सर, तो पावर, सॉरी। चल सकते हैं आगे। वेट सर। सर कॉमन कॉर्ड इंश्योर करता है कि वो इक्वल पावर है ना विद रिस्पेक्ट टू बोथ सर्कल्स। कॉमन कॉर्ड का हर पॉइंट इक्वी पावर है। हाँ फिर डन सर। नोटेड। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। लेक्चर वैसे वेस्ट कर दिया। ओके, नाउ देखिए बच्चों, हम लोग इसकी वजह से रेडिकल एक्सिस ड्रॉ करने का सोच रहे थे। तो हमने केस 1 ये था, केस 2 ये था बच्चों, केस 3 ये था, केस 4 ये था, केस 5 ये था। ये 5 केसेस थे। ध्यान रखिए कॉन्सेंट्रिक में तो रेडिकल एक्सिस होती ही नहीं है, और सबकी रेडिकल एक्सिस पिंक कलर से बना रहे हैं। तो इसकी तो पता ही लग गई थी, ये है। इसकी भी पता लग गई थी, ये रही। इसकी ये है। बस अब ये दोनों केसेस बचे थे, याद आया? अब इसमें हमारे सामने ऑप्शंस क्या क्या बचे हैं भाई? परपेंडिकुलर होनी है लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स के। हाँ सर, तो ये दोनों सर्कल्स के बीच में दोनों या फिर सर्कल्स दोनों के के बीच में आइदर साइड पे। लेफ्ट और हमारे पास ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और इधर भी हो सकता है। समझ रहे हो? ऐसा तो बना नहीं सकता कि एक को कट कर जाए और एक को ना करे, तो वो तो सब केसेस है नहीं। अब यही 3 केसेस पॉसिबल है, हाँ या ना? इधर, इधर या इधर। यस और नो? यस सर। यस सर। इनफैक्ट अब उस केस में भी समझना पड़ेगा, अगर बाई चांस ये वाला केस सिलेक्ट हुआ तो भाई ये भी किधर है, कितना बीच में, मिड पॉइंट है, क्या है, ये सब सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी बस यही लग रहा है कि रीजन 1, रीजन 2 या रीजन 3 कहीं एक होगी। अच्छा, इधर भी तुम्हें दिख ही रहा है, या तो इधर होगी या इधर होगी। 2 रीजन है, दोनों में से कौन सा रीजन है वो समझना है। यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब अपने को समझना पड़ेगा कि भैया ये चक्कर क्या है, इनमें से है कौन सा सही, क्या कहानी है। तो इसके लिए एक चीज देखो, एक, हाँ, एक स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट नंबर 4 है ये, जो आपको प्रूव भी करना है और याद भी करना है। इफ a point on radical axis is outside both circles, then length of the tangent to both circles from that point will be equal। इसका क्या प्रूफ है? सर वो S1 वाला।
इसका तो S1 power equal to same होगा। PT square. S1 equal to PT पावर सेम square. होगा तो रूट लेंगे तो सेम हो जाएगा। एस इक्वल टू एस डैश है और वो पॉइंट अगर बाहर है तो वो पॉइंट को जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये S1 बन जाएगा या एस डैश 1 बन जाएगा और फिर मैं इसी का स्क्वायर रूट ले सकता हूँ क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी कोई दिक्कत नहीं है, रियल इक्वल टू रियल ही आंसर आएगा। तो तुम देख रहा लेंथ ऑफ द टेंजेंट भी इक्वल हो जाएगी, हाँ या ना? Yes sir. तो यानी कोई भी पॉइंट अगर बाहर है उससे, जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट दिस पॉइंट इज आउटसाइड, कैन यू सी दिस? देखा? तो इस पॉइंट से वो ऐसा क्लेम कर रहा है कि इस पे टेंजेंट की लेंथ मारो, इस पे टेंजेंट की लेंथ मारो, इधर टेंजेंट की लेंथ मारो और इधर टेंजेंट की लेंथ मारो, आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। मतलब जैसे अगर वो कह रहा है कि यहाँ से मारनी है, सपोज वो टेंजेंट की लेंथ तो इस पॉइंट से मार रहे हैं, इस पे मारो, इधर, इधर और इधर, ये सेम है अकॉर्डिंग टू हिम, दिस इज व्हाट इट इज। अब लुक एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट अगर ये अगर रेडिकल एक्सिस होती, ये अगर रेडिकल एक्सिस होती तो तुम एक चीज सोचो, इससे एक टेंजेंट ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ sir. बन रहा है भाई। जो ये टेंजेंट यहाँ जाके कट करेगा इस पॉइंट पे, दिख रहा है ये वाला पॉइंट? Yes sir. अब अगर ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे है तो ये पॉइंट बोलेगा भाई मैं तो टेंजेंट की लेंथ दोनों को इक्वल करूंगा, यही कहेगा ना ये पॉइंट? Yes sir. क्या ये दोनों को टेंजेंट की लेंथ इक्वल कर पा रहा है? नहीं sir. तो No मतलब sir. क्या ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे हो सकता है? No sir. तो क्या ये वाली रेडिकल एक्सिस करेक्ट है? No sir. सिमिलरली ये वाली भी नहीं है, देखा? Yes sir. इनफैक्ट कॉमन सेंस ही देख सकते हो कि अगर लेंथ इक्वल करनी है तो यार इधर से तो हो नहीं सकती, इधर से ये कितना छोटा बनेगा, ये कितना बड़ा बनेगा, दिख रहा है? Yes sir. तो ये दोनों आउट हो गए, लिख लो, अब यही बच गया। पर अभी भी इसमें डाउट होगा कितना बीच में, कितना मिड पॉइंट है, क्या है इसकी फीलिंग, समझना पड़ेगा। इस तरफ ज्यादा है कि इस तरफ ज्यादा है, क्या सेंटर के बीच का मिड पॉइंट है, क्या है ये? और फिलहाल इस स्टेटमेंट को नोट कर लो। सबको समझ में आ रहा है? दोनों डिस्कार्ड हो गए। अच्छा ये नहीं हुआ है अभी डिस्कार्ड, ये भाई साहब अभी भी टिके हुए हैं, क्योंकि ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ सर क्यों नहीं हो सकता, ये लेंथ तो वैसे देखो डायग्राम मना ही कर रहा है, पर ठीक है आर्ग्यू करने के लिए कर सकते हैं। ये देख रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट, इधर रेड वाला बड़ा आ रहा है, ये वाला कितने लोगों को दिख रहा है? ये जो मैं अब ब्लू कलर से बनाऊंगा वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट बड़ा है रेड वाले से, दिख रहा है? है कि नहीं? हाँ है ना? ब्लू वाला बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, राइट? यस और नो? भाई रेड और ब्लू इक्वल, अगर ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे होता तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, हाँ या ना? यस सर। पर क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं डायग्राम में? नो सर। तो इसका मतलब ये पॉइंट गलत है, हाँ या ना? यस। लेकिन हम ऐसे तो प्रूव कर नहीं सकते ना, ऐसे की सर डायग्राम से दिख रहा है, मतलब वील हैव टू डू इट प्रॉपर्ली। बट जो भी है ये भी तुम्हें समझ में आ गया कि ये वाली जो लेफ्ट वाली है ये गलत है। समझ में आ गया ना कि ये गलत क्यों है? यहाँ से तुम टेंजेंट बनाओगे तो इसको छोटा बनेगा और इसको बड़ा बनेगा, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट छोटा इसको बड़ा बनेगा, तो डेफिनेटली ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे होने का हक रखता ही नहीं। तुम ये वाला देखो, इधर से ये वाला तो तुम्हें जरा सा बनेगा, देखो कितना बड़ा बनेगा, दिख रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर। जनता सबको समझ में आया क्या कह रहा हूँ? Yes sir. पर घबराओ मत, अपने पास और अच्छे तरीके भी हैं उसको प्रूव करने के। बट लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर कोई पॉइंट रेडिकल एक्सिस के पे है और सर्कल्स के बाहर है, इनफैक्ट यहाँ भी देखो, वाई हेयर ओनली, लुक हेयर ओनली ऑल्सो, ये वाला पॉइंट है रेडिकल एक्सिस के बाहर है, ये लो जी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल आएगी पूरे, देखा? यस सर। यस सर। इनफैक्ट इधर देखो ये पॉइंट बाहर है, यहाँ से तो देखो इस रीजन से तो बना नहीं सकते बच्चे। कौन से रीजन से नहीं बना सकते टेंजेंट? इस रीजन से, क्योंकि क्यों नहीं बना सकते? ये तो अंदर है, सर्कल के अंदर। लेकिन यहाँ से बनाते हैं, चलो ठीक है, यहाँ से बनाते हैं, ये लो, देखा? ये लो, यस सर। ये लो, फील आ रही होगी, हाँ सर इक्वल बन जाएंगे, देखा? इनफैक्ट यहाँ से देखो इस पॉइंट से बनाते हैं, ये देखो,
दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो सर वो फिफ्थ केस के लिए आपके पास कोई बेटर प्रूफ भी है ना, वो लेफ्ट साइड रिजेक्ट करने के लिए, कि यही प्रूफ है? क्या कह रहे हैं? सर फिफ्थ केस के लिए आपने बोला कि आपके पास एक बेटर प्रूफ भी है वो लेफ्ट साइड रिजेक्ट आ रहा है, करने आ रहा के है, लिए। उस पे आ रहे हैं, पहले स्टेटमेंट अच्छा, नोट कर ले। इससे फील तो आ ही रही है कि हाँ बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैं हाँ और सर, इससे तो और बेटर समझा। करेंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं लिख सकते ना दिस इज प्रूव्ड बाय थ्योरम ऑफ फील। तो उसको मैथमेटिकली करेंगे, आएंगे, लेकिन फिलहाल नोट तो कर ही ले। ये दिख तो गया ही है कि कौन कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन सी रेडिकल एक्सिस गलत है और कौन सी रेडिकल एक्सिस सही है। Yes, sir. लास्ट वाले केस में मतलब सर क्या अगर सर्कल थोड़ा और लेफ्ट साइड पे होता, छोटा वाला जो अंदर है, तो लेफ्ट वाला रेडिकल एक्सिस बस होता। एग्जैक्टली कुछ समझो। देखो ये जो इसने डाउट पूछा है ना, इसी वजह से इस तरह की फीलिंग आती है कि शायद ये डायग्राम का खेल है, लेफ्ट वाला भी आंसर हो सकता था। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, मतलब आई मीन नेक्स्ट स्लाइड। हाँ बेटा। सर आपने फिर कल जैसे बोला कि रेडिकल एक्सिस अगर सर्कल के इनसाइड से पास होना चाहिए तो कॉमन कोड होना चाहिए। सर ये थर्ड वाला केस जो बना है आपने बोलिए। बाहर एक पॉइंट लेके उससे लेंथ तो टेंजेंट इक्वल बना दी तो फिर पूरा होना चाहिए। बाहर पॉइंट नहीं चलेगा, पॉइंट ऑन रेडिकल एक्सिस चलेगा जो आउटसाइड है। तो बाहर का तुम ये नहीं है रैंडम ये पॉइंट उठा लोगे। हाँ लेकिन आपने सिर्फ उस पे लिया ना, वो लाइन पासिंग जो बोथ दी सर्कल वो वाले आपने वो पॉइंट लिया ना उसके से। ये इसलिए ये वाला पॉइंट लिया। हाँ तो फिर ये पूरा होना चाहिए ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। हाँ तो इक्वल है ना, चारों ग्रीन लाइन इक्वल आ तो रही है। क्या बोल रहे हैं सर आप? चारों ग्रीन लाइन इक्वल आ तो रही है बेटा। हाँ तो फिर एक पूरा वर्ग हो जाना चाहिए। क्या पूछ रहा है पूरा? ये तो फिर ये पूरा लेन होना चाहिए रेडिकल एक्सिस। नहीं नहीं भाई, पूरा क्यों नहीं होना चाहिए? रेडिकल एक्सिस तो इक्वी पावर पॉइंट्स होते हैं, उनको क्या मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट से? लेंथ ऑफ, ये तो स्टेटमेंट से भी ये कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट बाहर है और रेडिकल एक्सिस पर है तब ये काम होगा। ये किसने कहा कि जो पॉइंट ये करेंगे वही रेडिकल एक्सिस पे? से इक्वी पावर पे दोनों बाहर ही थे, तो ये पॉइंट बाहर दे इक्वी दो पावर सर। के लिए अंदर भी चलेगा। ये वाले पॉइंट की पावर दोनों सर्कल के लिए सेम है, इक्वी पावर तो चल रहा है दोनों के लिए। हाँ सर। ये तो बात की थी अगर बाई चांस बाहर है तो टेंजेंट देख सकते हैं, ये तो इसके बारे में बात हो रही है। बाई चांस अगर बाहर है तो ये कर सकते हैं, समझ रहे हो? सर हाँ बेटा। सर सेकंड केस जिसमें पॉइंट टच कर रहा है उसमें ऐसा नहीं बन सकता जैसे फर्स्ट केस में बना, एक पैरेलल लाइन किसी तरफ से और वो इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉ करके कहाँ से बताओ? रेडियल। यहाँ से? यहाँ बनाऊं? नहीं सर, दोनों सर्कल के नीचे वाले पार्ट पर। यहाँ से? हाँ। अच्छा क्या करूं? इस सर एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा कर दिया, अब बोलो। सर अब यहाँ से हम लोग नहीं कह सकते कि ये रेडियल एक्सिस है इसकी। बिल्कुल नहीं, ये तो परपेंडिकुलर टू लाइन जोइनिंग द सेंटर ही नहीं। ओके ओके अंडरस्टूड। ये तो वहीं पे, ये कंटेंट तो पहले ही आउट हो गया था। अच्छा हाँ हाँ। अब तो जो बच गए हैं उनमें से बात हो रही है। यस सर। अच्छा अब एक चीज देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिखाता हूं मैं। एक ये क्वेश्चन करो बच्चों, डीसीटी टीसीटी की लेंथ सिखाई थी? Yes, sir. यस हाँ सर। यस सर। ओके जरा ये क्वेश्चन करना। ये दो सर्कल हैं, ये कौन से टेंजेंट्स हैं? डीसीटी। DCT। ये टीसीटी है, दिख रहा है? DCT। अब देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये डीसीटी का मिड पॉइंट है ए, ये इसका मिड पॉइंट बी, ये इसका मिड पॉइंट सी, और ये इसका मिड पॉइंट डी। सबको चारों मिड पॉइंट समझ में आ गए? हाँ सर। ठीक है, चारों मिड पॉइंट ज्वाइन करके एक शेप बनाया है। देख रहा है ये शेप? सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस डी है। क्या क्या गिवन है? डी विच इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, r1 गिवन है और r2 गिवन है। तो क्वेश्चन इज फाइंड
एरिया ऑफ, क्या शेप बनेगा खुद ही बता सकते हो? ट्रेपीजियम। ए बी सी डी। चलो देखते हैं, कौन करके दिखाता है। मैं माइक ऑफ कर रहा हूं ताकि कोई बच्चा आंसर ना बोल दे। ट्रेपीजियम है। हाँ बच्चों, क्या आंसर निकाला किसी ने? नहीं। अब सुनो, मत करो, लिखो यहाँ पे। सर ने हमें ट्रैप में फंसाया। लिख लो, ट्रैप में फंसाया। सर वो तीनों लीनियर, चारों लीनियर होंगे। क्या? वही तो, सुनो ध्यान से। ट्रैप में फंसा दिया मैंने आपको। मैंने क्वेश्चन ऐसा बना दिया, आप ट्रैप में फंस गए। अब आप मुझे ये बताओ, वो इसलिए फंसाया मैंने आपको ताकि अब आपको जिंदगी भर याद रहेगा ये बताना दोस्तों। ओ हाँ, ये तो लीनियर होने चाहिए, ये वाला तभी तो वो रेडिकल एक्सिस पे लाई करेंगे। करेक्ट, ये वाला जो पॉइंट है, अगर लेट्स कॉल इट ए, डू यू रियलाइज ये दोनों को इक्वल टेंजेंट बना रहा है? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. तो ये इक्वी पावर हो गया, हाँ सर। तो ये किस पे होना चाहिए ये पॉइंट? रेडिकल एक्सिस पे। अच्छा, ऐसे ही सिमिलरली जो नीचे वाला होगा उसमें भी जो मिड पॉइंट होगा, वो भी रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। क्योंकि वो भी इक्वल टेंजेंट बना रहा है तो वो भी रेडिकल एक्सिस पे होना चाहिए भाई। यस इनफैक्ट ये सर। देखो, तुम अब ये वाला जो बना रहे हो, ये जो सी पॉइंट है, ये भी इक्वल टेंजेंट बना रहा है दोनों जगह। यस और नो? यस सर। तो वो भी रेडिकल एक्सिस पे होना चाहिए। इनफैक्ट जो चौथा वाला है वो भी कहा जाएगा, वो भी भाई रेडिकल एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि उसका भी काम इक्वल टेंजेंट बनाना ही है। अगर इक्वल टेंजेंट बनाने की औकात रखता है कोई पॉइंट, तो वो गारंटीड रेडिकल एक्सिस पे होगा। तो ये चारों के चारों रेडिकल एक्सिस पे ही होने वाले हैं। तो बच्चों ये क्या है एक्चुअली, ट्रेपीजियम बनेगा कि क्या शेप बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। सर ने अपने को फंसा दिया, दैट्स ऑल। समझ रहे हैं सब बच्चे? यस सर। दे आर, एरिया जीरो। एरिया ऑफ कोर्स जीरो होगा। देखो दे आर कोलिनियर। और ये स्टेटमेंट नंबर, कौन सा नंबर है? स्टेटमेंट नंबर 5। 5। 5 मिड पॉइंट्स of DCT and TCT always lie on radical axis। तो ये जोक था। ये पता है ये जोक कैसे बना? मैंने ना जानबूझ के बी थोड़ा सा इधर बना दिया ताकि ट्रेपीजियम बन गया, नहीं तो बी दिख तो यहाँ भी रहा था कि बी यही आना चाहिए था। हाँ सर, आपने बनाया तभी लगा ऐसा। हाँ, इस तरह से टेढ़ा नहीं बना रहे हैं। हाँ सर। हाँ, नोट कर लो, मिड पॉइंट्स ऑफ DCTs and TCTs always lie on radical axis।
Noted. Wait for 1 minute. सर कल आपके फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ा रहे थे, तो आपने इसमें किसी ने तो पूछा था कि सर जो अगर दो सर्कल बाहर हो तो उनकी फैमिली कैसे बनती है, तो आपने कहा था बात वही सिखाने जा रहा हूँ, वही धीरे धीरे बेटा वहीं पर पहुंचने पे हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट विल टेक अस सम टाइम टू रीच देयर, अच्छा ओके है ओके ना। हाँ, वही चीज की तैयारी चल रही है। एक्चुअली वो वाला जो पार्ट है ना वो सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन इसलिए उसको लास्ट लास्ट में करेंगे अपन। ओके थैंक यू। उसे सिस्टम ऑफ सर्कल्स बोलते हैं, वो जेई के सिलेबस में होता नहीं है, पर फिर भी अपन कर लेंगे उसको। चलें आगे। हाँ सर Yes, sir. Yes, sir. ये करो जरा। ये केस 1 है, और ये केस 5। तो बेसिकली यहाँ पे तो हमने साबित कर दिया था ना कि ये यहीं होगी, बीच में यहीं कुछ होगी, यही साबित कर दिया था ना। ये वाले तो केस उड़ गए थे, यहीं आ गए थे, आ गए थे। Yes, sir. तो इसमें से कौन सा होगा, मतलब वो ये प्रूव करवाना चाह रहा है कि इस तरफ होगी, इस तरफ होगी थोड़ी सी, समझ रहे हो, ये प्रूव करवाना चाह रहा है। पर ऐसा क्यों होगा? अच्छा, इधर भी अपने पास दो ऑप्शन आए थे, एक इधर वाला और एक इधर वाला, है ना। यस सर। लेकिन अगर हमने ये प्रूव करना है, प्रूफ सही है, तो सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल के पास होगी। तो क्या ये सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल के पास है? नहीं सर। तो ये इस तरफ वाली है, मतलब ये प्रूव करना है कि ये वाली है, ये प्रूव करना है हमें। आप लोग कर रहे हो, मैं बताऊं? देखो सिंपल लॉजिक है, पहले वाले डायग्राम में देखो। सर फर्स्ट वाला तो हो गया सर. So हाँ, the first one में तो हो गया. बच्चों मेरे को करने दो ये, क्योंकि ये सब जो प्रूफ है ना ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रहना कि अच्छा ये स्टेटमेंट है, मैं उसका प्रूफ मैं ही बता दूं। इधर देखो, ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर है, ये पॉइंट लेट से P है, ये C1 है, ये C2 है। मुझे बताओ मैं किसको बड़ा और किसको छोटा शो करूं? C2 छोटा C1 बड़ा. P2 बड़ा और P1 बड़ा, हाँ है ना? यस सर। यही करना है ना, मुझे शो करना है PC2 भाई साहब बड़े हैं, सॉरी छोटे हैं, और PC1 भाई साहब बड़े हैं, यही है ना। अच्छा इधर देखना ध्यान से, वेरी केयरफुली, कितना स्मार्ट काम करेंगे, वेरी केयरफुल, लुक एट दिस। पॉइंट P से टेंजेंट बनाएंगे इधर भी और इधर भी। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी? यस सर. क्यों होगी? हाँ सर, फिर पाइथागोरस लगाएंगे. ये भैया बिल्कुल होगी, दोनों टेंजेंट की लेंथ को लेट्स से L और L ले लेते हैं।
दिख रहा है? हाँ या ना? करेक्ट। अच्छा अब एक चीज बताओ बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर है ये लेंथ कितनी होगी और ये लेंथ कितनी होगी? R1 R2 R1 R2 R1 R2। ये इसे एक्चुअली इसे बड़ा R लिख देता हूँ क्योंकि ये बड़ा सर्कल है, इसे छोटा R लिख देता हूँ क्योंकि छोटा सर्कल है। हाँ या ना? यस और नो? यस सर। अब मुझे बताओ PC1 का लेंथ कितना आएगा? अंडर रूट और PC2 का? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। कौन बड़ा है कौन छोटा है? PC1 ग्रेटर देन PC2। ये बड़ा हो गया, इसमें ये नंबर बड़ा आ रहा है ना, तो यहाँ पे प्रूव हो गया इस डायग्राम में। सर हाँ सर हम लोग पावर ऑफ पॉइंट से भी कर सकते थे ना, d² माइनस r² को इक्वेट कर देंगे। वेरी गुड, सच अ गुड मेथड। वाओ, ये पॉइंट इक्वी पावर है। बच्चों सुनो इसका मेथड देखो इस बच्चे का, ये पॉइंट इक्वी पावर है। तो पॉइंट P के लिए d² माइनस r1² शुड बी इक्वल टू d² माइनस r2²। सर d डैश करना d1 हाँ d1² माइनस d2। हाँ या ना? यस सर। तो d1² माइनस d2² इज r1² माइनस r2²। ये क्लियरली ये बात शो कर रहा है। अब r1 अगर r2 से बड़ा है तो d1 जो है d2 से बड़ा हो। आया ना? यस सर। हेंस प्रूव। अच्छा यही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, यही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं कि लेट्स से ये दोनों सेंटर से ज्वाइन करती हुई लाइन ये P पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट बनाओ, यहाँ से टेंजेंट बनाओ, दोनों टेंजेंट का लेंथ श्योरली सेम आएगा। ये रेडियस, छोटा रेडियस, ये बड़ा रेडियस, आप खुद ही देख सकते हैं ये लेंथ दोनों जगह सेम है। ये बड़ा रेडियस, ये छोटा रेडियस। कैन यू सी यहाँ पर भी ये प्रूफ वैलिड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब रेडिकल एक्सिस छोटे सर्कल के सेंटर के पास होती है। तो रट लो स्टेटमेंट नंबर 6। ये जो प्रूफ्स है ना बच्चों, ये याद नहीं रखने, ये इतने सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट्स याद रखो जो मैं बता रहा हूँ। रेडिकल एक्सिस इज क्लोजर टू सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। छोटे सर्कल के सेंटर के पास होगी फॉर डायग्राम 1 and 5। सर एनी केस में वो पास में होगी ना? हाँ लेकिन मैं जानबूझ के उधर कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा कि उधर की रेडिकल एक्सिस तो हम पहले ही जानते हैं कौन है, तो क्यों सोचेंगे? यस सर। हाँ सर। उनके बारे में सोचना ही क्यों? यस। उधर तो पहले ही पता है हमें रेडिकल एक्सिस किधर है। हाँ ये बच्चा ये बोल रहा है सर वो तो सारे डायग्राम में भी ऐसा ही होगा, जैसे इस डायग्राम में भी देख लो रेडिकल एक्सिस छोटे वाले के सेंटर के पास है, बड़े वाले के सेंटर से ज्यादा दूर है। ऐसे ओके टोटली अग्री, लेकिन यहाँ पे तो डाउट ही नहीं था ना रेडिकल एक्सिस क्या है, यहाँ तो पता ही थी। डाउट जहां था वहां के लिए फायदा लिख रहे हैं। सर जो केस 5 है उसमें तो हमें पहले ही पता है ना कि mod PC1 will be greater than mod PC2। एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रू फॉर अदर डायग्राम ऑल्सो। कभी बच्चों कंफ्यूजन है सिर्फ 1 और 5 में ट्रू है, 1 और 5 में स्पेशली फायदा देता है, बस ये कह रहा हूँ, बाकी जगह ट्रू सब जगह, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोल बेटा। हाँ सर मैं कह रहा हूँ सर जो आपने केस 5 बोला है सर उसमें तो हमें पहले ही दिख रहा है ना कि mod PC1 will be greater than mod PC2। अरे वो तो मैंने लाइन इधर बनाई है, मैं लाइन इधर बना देता तो कोई दिखता।
सर ये तो पहले रिजेक्ट कर दी थी ना ये वाली कहाँ रिजेक्ट कर पाए थे मुझे बताओ, कब रिजेक्ट, किस लॉजिक से रिजेक्ट हुई थी? हुई नहीं थी रिजेक्ट। सर आपने टैंजेंट बनाई थी और कहा था इक्वल नहीं हो सकता। अब वही तो लोग बोल रहे थे सर ये तो फील जैसी बात होगी, कोई मैथमेटिकल प्रूफ बताओ। अच्छा ओके। तो अभी मैथमेटिकल प्रूफ बताया कि इधर ही बनानी पड़ेगी तभी ये वाली चीज वैलिड होगी, ये जो हुई है। ओके ओके थैंक यू सर। हाँ जी बेटा। से मेरे को एलएनबी लेंथ में थोड़ा बहुत छोटा बड़ा दिख रहा है सर, पहले फिगर में से आपने जो बनाया। यार वो मैंने डायग्राम थोड़ा ढंग से नहीं बनाया, थोड़ी और इस तरफ बना देता ना तो अच्छा रहता। डायग्राम मैंने ये इसको कट करके जा रहा है, एक्चुअली ऊपर से बनाना चाहिए था, इसको थोड़ा पहले मीट कराना चाहिए था, थोड़ा ड्राइंग में कर। दिस इज प्रिंटिंग एरर नॉट ओके सब्जेक्ट एरर। ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बच्चों बुकलेट पूरी करना स्टार्ट कर दिया है ना सर्कल्स का? यस सर। यस सर। सर्कल्स का बुकलेट करना स्टार्ट करो, डाउट्स रखवाओ, ग्रुप पर पोस्ट करो, डाउट्स रख देते हैं जो जो असाइनमेंट करते जा रहे हो उसके, तुरंत तुरंत रुकना नहीं है। सर असाइनमेंट्स के भी काफी बच्चे डिस्कशंस। इमीडिएटली ग्रुप पर पोस्ट करो, तुरंत डाउट्स रखवा लेते इमीडिएटली। एक काम करो, आज तो शायद कई बच्चे नहीं कर पाए होंगे, आज 16 तारीख है, 17 कल से पोस्ट करना डाउट्स के बारे में, ठीक है? क्योंकि कई बच्चे अभी तक कर नहीं पाए होंगे और असाइनमेंट वगैरह पूरा नहीं किया होगा, पहले कॉलेज एग्जाम और ये वो। टेक 2 डेज, 16 तारीख और 17 तारीख लो आराम से फिनिश करने के लिए। 18 से डाउट्स रखवाना सर। मतलब ये असाइनमेंट्स का डाउट्स, असाइनमेंट्स के, बुकलेट के, एक्सरसाइज 2A के, इन चैप्टर एक्सरसाइज के, सबके भाई करनी स्टार्ट करनी है पूरा। बुकलेट खत्म हो गया ये चैप्टर, मतलब खत्म हो गया मतलब है, थोड़ी चुन्नू मुन्नू चीजें बची हैं, बस वही है। उनका वेटेज जेई में आज तक नेग्लिजिबल ही है, लेकिन अपने को करनी है। लेकिन आप बुकलेट स्टार्ट कर सकते हो मजे से और बेधड़क करो। मतलब बुकलेट पूरा खत्म कर सकते हैं? हाँ खत्म कर सकते हैं, बट आई स्ट्रांगली एडवाइज चिल्ड्रन टू नॉट प्रैक्टिस द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द बुकलेट। Subjective questions should be practiced either if you have completed full syllabus and you are very strong. If you have some syllabus left in other subjects or in maths only, then it is advised to not solve subjective questions before completing the other syllabus first. If you want tougher questions you can surely get. You have been given a new tool and you can also post requests in it. We post tougher questions. Tougher question आपको मिलते रहेंगे, लेकिन questions ना objective type ही solve करो बच्चों। सब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है ना कि वो क्वेश्चंस किसी और एग्जाम के तहत बनाए गए। कई बार उसमें जो चीजें यूज हो रही है वो जेई के 3 या 4 मिनट के क्वेश्चन के हिसाब से नहीं होती। तो थोड़ा सा उन सब्जेक्टिव को तब करना जब आप श्योर हो कि मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए सर, सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव कर चुका हूँ, जो होमवर्क मिला तो सब कर चुका हूँ, प्रैक्टिस हो चुकी है, सब कुछ हो सका है, अब मेरे पास फ्री टाइम है, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकता हूँ। वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों मैंने ही डाले और वो उस जमाने में डाले थे जब सब्जेक्टिव यही आता था, समझ रहे हो? अभी भी हमने डाल के रखे हुए हैं उस बुकलेट में वो क्वेश्चंस, तो वो इसलिए डाल के रखे क्योंकि हमें दिखाना होता है देखो हमारी भी क्या औकात है। लेकिन डेफिनेटली दे आर गुड क्वेश्चंस, विदाउट डाउट दे आर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ योर बुकलेट। लेकिन टू बी प्रिसाइज दोस क्वेश्चंस आर नॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, द थॉट प्रोसेस इन देम इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइक थॉट प्रोसेस, सो इट माइट नॉट गिव यू दैट मच बेनिफिट। सो डू इट आफ्टर डूइंग रेस्ट ऑफ द थिंग्स। जब सब खत्म हो जाए, सारे असाइनमेंट खत्म हो जाए, सब प्रैक्टिस खत्म हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर टाइम बच रहा हो ना तुम्हारे पास, जो कि मुझे डाउट ऐसा होगा, लेकिन अगर तब टाइम बच रहा हो तो आराम से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप स्टार्ट कर सकते हो। 2A के पहले इन चैप्टर करना चाहिए ना? हाँ करो, इन चैप्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चले बच्चों आगे। यस यस सर। तो मतलब अभी के लिए तो एक्सरसाइज 3 रहने ही देना। हाँ अभी के लिए मतलब मैं उस बच्चे को मना नहीं कर रहा हूँ जिसका सिलेबस हो चुका है अच्छे से कि सर मैंने कर लिया है, मेरी सब प्रैक्टिस हो गई है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। यस बेटा तुझे करना ही चाहिए, फिर तेरे को डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन अगर एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है सर्कल्स में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ तूने जीओसी कर लिया? नहीं सर जीओसी नहीं किया, तो ये बच्चा महागधा है, इनफाइनाइट लेवल का गधा है, गधा रेस के ऊपर गधा है। आपके तीनों सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रांग होंगे तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। अगर सिर्फ आप एक सब्जेक्ट में या एक चैप्टर में मास्टरी करने चल दिए ना तो आपकी रैंक नहीं आएगी, आप फालतू मेहनत करते जाएंगे। अपनी रैंक के लिए वर्क करो, वो नहीं करना है जो जी चाहता है, वो करना है जो जेई चाहता है। ये बिल्कुल थंब रूल याद रखना। तो जब तक आपके
कई बच्चों की आदत होगी, सर वो ना मैंने ना वो सब याद नहीं करा, केमिस्ट्री में वो सब नहीं किया, पर मैं ना मैथ्स में मुझे ना डोरफी वाली बुक करनी है, ये करना है, वो करना है। अरे पागल हो गए हो भाई, पहले तुम तीनों सब्जेक्ट अच्छे करो, फिर एक्स्ट्रा बुक जो भी करना है वो करो। तीनों सब्जेक्ट आपकी इक्वली वैल्यू होनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट नंबर 7। अब पता है ये सिर्फ स्टेटमेंट ना सिर्फ इस पार्ट के लिए प्रूव कर रहा हूं। अब इसमें भी पता क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, अब आपको ये तो समझ में आ ही गया कि भैया वो रहेगी तो यहीं बीच में ही और छोटे सर्कल के सेंटर के पास रहेगी, तो क्या इतना पास हो जाएगी क्या? दिख रहा है ये? नहीं सर। मतलब कितना पास रहेगी, मतलब कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना। मतलब अच्छा जब टकरा तो नहीं जाएगी, तो ऑब्वियस है टकरा गई तो उधर से भी टच करना पड़ेगा। ये तो सबको समझ में आ रहा है ना, ये तो नहीं हो सकता। हाँ सर। और ये भी नहीं हो सकता ऐसे कट करके अंदर चली जाए, वो रहेगी तो इधर रहेगी। पर इससे कितना कितना इधर, मतलब ज्यादा इधर कम इधर। अच्छा ज्यादा इधर चली जाएगी तो बड़े वाले के सेंटर के पास होने की फील आ रही है, तो दिख रहा है? हाँ सर, डिस्टेंस और रेडियस और डिस्टेंस पे एक डिपेंड छोटा होगा करेगा। तो बीच में रेंज जहां पे लाई करेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट ना देखो, प्रूफ फॉर डायग्राम 1। that radical axis is closer to the center, center वाला पार्ट हो गया, to the circumference of bigger circle। मतलब देखो कितना प्यारा डेलिकेट बैलेंस हमें प्रूव करना है कि ये अगर सेंटर टू सेंटर लाइन है तो ये उसका मिड पॉइंट है, तो ये तो पक्का है भैया सेंटर टू सेंटर लाइन के मिड पॉइंट के राइट में रहेगी। हाँ है ना, क्योंकि छोटे वाले के सेंटर के पास है ना, ये सुनो है ना भाई, इस मिड पॉइंट के राइट में जाएगी। मिड पॉइंट किधर, तो बड़े वाले के सेंटर के पास होगी। ये सुनो, ये सुनो, मिड पॉइंट किधर जाएगी, ये बात समझ में आती है? मिड पॉइंट के राइट में जाएगी। हाँ है ना? ठीक है, मिड पॉइंट के राइट में जाएगी। लेकिन एक चीज और देखो बच्चों, ये वाला जो लेंथ है, ये व्हाट अ डेलिकेट बैलेंस, जस्ट लुक एट दिस। ये जो लाइन की लेंथ है, तुम्हें दिख रहा है इसका जो मिड पॉइंट है, लेट्स से ये m डैश है, लेट्स से ये m डैश है। तुम्हें समझ में आ रहा है? m और m डैश के बीच में रहेगी, m डैश के इधर रहेगी, क्योंकि m डैश के इधर चलेगी तो छोटे वाले के सर्कमफ्रेंस के पास चली जाएगी। सबको दिख रहा है इधर ही रहेगी बस, ये एक छोटा सा जोन है उसका, दिख रहा है जोन? हाँ सर। डेलिकेट सा बैलेंस कि इसके इधर जाना है ऑरेंज वाले के इधर, पर इतना भी इधर नहीं कि ब्लैक वाले के उधर चला जाए, ब्लैक वाला इधर पुश करेगा। यहाँ रहेगी कहीं कि बड़े वाले के सर्कमफ्रेंस के पास और छोटे वाले के सेंटर के पास। डू यू सी दिस बैलेंस? सबको दिखा है बैलेंस? हाँ सर। हाँ, ये प्रूव करो जरा, प्रूव दैट रेडिकल एक्सिस टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल। करो। हो गया सर। तो करते हैं, सब लोग करो जरा ट्राई। मैंने पॉइंट प्रूव किया था कि आरए जो है 16 सर्कल के पास है, तो बिगर सर्कल के पास। क्या 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 बेटा? हमने पॉइंट प्रूव किया था कि आरए वॉइस क्रैक हो रहा है, वॉइस क्रैक हो रहा है दोस्त। सर ये एम एलजेसी का मिड पॉइंट है। एम जो है एलजेसी का मिड पॉइंट है, एम डैश जो है सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस का मिड पॉइंट। समझा? सर यस बेटा। सर मैं यही बोला था कि मैं लाइन को थोड़ा स्लांट कर दिया, छोटे स्लांट कैसे कर देगा? स्लांट कैसे कर देगा? कौन सी लाइन को स्लांट कर रहा है, ऑरेंज को, ब्लू को या ग्रीन को? ये बता। ग्रीन को आपको सर्कमफ्रेंस बड़े वाले के। कौन बच्चा बताएगा स्लांट क्यों नहीं कर सकते? फर्स्ट कंडीशन पर्पेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द सेंटर। यस सर। ये जो सातों पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना बच्चों, जो मैंने आपको सातों पॉइंट्स लिखवाए हैं, आपको मजे की बात है कितने लोगों को समझ में आ रहा है? रेडिकल एक्सिस समझने के लिए सातों पॉइंट्स क्रूशियल है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? आपको पता है बुक्स में से इन 7 में से सिर्फ 2 ही गिवन होते। बताओ कौन कौन सा? एक तो ये वाला S5,
और एक परपेंडिकुलर वाला। S2 हाँ वो तो डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन, दैट्स ऑल। तो कोई लोनी में गिवन था, कोई कहीं पे गिवन था, सब जगह से सिमुलेट करके मैंने आपको प्रोवाइड किया, कुछ मैंने ही ढूंढे हैं। ये वाला जो दोनों है ना S6 और S7, ये हम नहीं ढूंढे हैं, ये ऐसा होना चाहिए, तब ज्यादा फील आएगी बच्चे को। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बेटा बोलो ना। सर मुझे 6th पॉइंट और 7th पॉइंट में डिफरेंस समझा नहीं। 6 पॉइंट और 7 पॉइंट में डिफरेंस ये है, 6 पॉइंट कहता है कि सेंटर टू सेंटर वाली लाइन जो है ना, उसके रेस्पेक्ट में बता रहा है वो। सेंटर से सेंटर जो लाइन है, ये देखो, ये सेंटर टू सेंटर लाइन है, ये ब्लैक लाइन, ये जो ब्लैक लाइन है सेंटर टू सेंटर है, वो इस लाइन के लिए बता रहा है बेटा कि इस लाइन में का मिड पॉइंट से नहीं पास करता रेडिकल एक्सिस। लोगों को आमतौर पे ऐसा लगता है C1 C2 को बाइसेक्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या कुछ रेशियो आर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है C1 C2 में ये जो मिड पॉइंट अगर मैं मान लूं तो इसके इस तरफ रहेगा, इस तरफ, दिख रहा है। अच्छा, दूसरा 7वां पॉइंट पता है क्या कह रहा है? वो सेंटर टू सेंटर के बारे में नहीं बात कर रहा है, वो बात कर रहा है सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस के बारे में। फर्क समझ रहा है? हाँ सर। तो सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस में वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो इस ऑरेंज लाइन का जो मिड पॉइंट है M डैश, इसके लेफ्ट में रहेगा। ओके सर, अंडरस्टूड। थैंक यू सर। ये वो बैलेंस है जिसके बारे में बात है। Done, sir. यहाँ से बता। हाँ अरे भाई अडवाणी भाई साहब, कहाँ गया वो? माइक ऑन कर। नील चला गया वो। उसने पूछा था ना सर वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल नहीं दिख रहा है, आप डायग्राम जो बना रहे हो उसमें, तो यहाँ से बना के देख, इतना मस्त इक्वल आएगा तू हैरान रह जाएगा। बना के देख ले, देख बनाओ, देख कितना मस्त इक्वल, ऐसी फील आ जाएगी, वाह ब्यूटी ऑफ मैथ्स। अभी भी थोड़ा और ढंग से बनाऊंगा ना। ये लो जी, सही है कि नहीं? हाँ चलो इसको प्रूव करो, कैसे प्रूव करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ही लगेगा, पर किस तरह से लगाओगे? तो मेरे तो पावर ऑफ पॉइंट से किया। अच्छा, पावर ऑफ पॉइंट। यस सर। देखो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के लिए d1 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इज इक्वल टू d2 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। कौन से पॉइंट के लिए सर? M ना के लिए P रेडिकल एक्सिस वाला पॉइंट। फिर आगे क्या किया तुमने? आगे सर इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर सर d1 minus r is the distance between the circumference and the Very point good. P, and Very d1 good. plus r is PC1. हाँ वेरी गुड, ये देखो बच्चों कर दिया ऐसे। अभी देखो, अंडरस्टैंड व्हाट इज d1 minus r1। d1 minus r1 is this distance, हाँ या ना? हाँ सर। This is d1 minus r1, yes or no? Yes sir. Yes sir. And d2 minus r2 is this green distance, हाँ या ना? Yes sir. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. अब ये दिख रहा है ग्रीन डिस्टेंस
और ब्लैक डिस्टेंस का रेशियो मिल गया हमें। अरे उसके बाद कैसे प्रूव किया तूने? सर सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब d1 माइनस r इज px, मतलब मैंने वो अरे तो पॉइंट को लेकिन x ले इनको लिया। कैसे कंपेयर किया तूने? हाँ सर, मतलब d1 प्लस r1 अपॉन d1 प्लस d2 प्लस r2 इज ग्रेटर देन d1 1। प्लस r1 और d2 प्लस, अच्छा d2 प्लस r2 तूने ये कैसे d1 और d2 कैसे कंपेयर किया? अच्छा पिछले फंडे से। हाँ सर, ठीक है। और पर मैंने एक्चुअली दूसरा मेथड किया था। हाँ इधर मैंने पावर ऑफ पॉइंट से किया, px और pc1 इक्वल टू py इनटू pc2, मतलब वैसे तो यही हुआ। इतना हैवी ड्यूटी जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से हो जाएगा। ये देखो हाँ। बच्चों, इन दोनों का रेशियो ये आ गया। अब हमें पता करना है दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, राइट? ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड हो गया इस तरह से जाना। इस तरह से जाने की जगह मेरे पास एक और इजियर तरीका है, उससे भी दिखा दो। लेकिन पहले चलो कॉम्प्लिकेटेड देख लो, अब शुरू हो ही गया टेक्निकल। ये बताओ, डू यू रियलाइज ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा क्योंकि इसमें तो बड़ा रेडियस है और d1 है। d1 इस सेंटर का डिस्टेंस बड़े सर्कल से, तो बड़ा वाला डिस्टेंस है और बड़ा रेडियस है। ये छोटा वाला डिस्टेंस और छोटा रेडियस है, तो ये मिल मिला के ये रेशियो, ऊपर वाली टर्म छोटी होगी नीचे वाली बड़ी होगी, इसलिए यहाँ पर भी ऊपर वाली टर्म छोटी होगी नीचे वाली बड़ी होगी। काफी बेकार प्रूफ है ये, मजा नहीं आया। मैं आपको और अच्छा सिखाऊंगा, फिलहाल बस कॉपी कर लो इसको, और अच्छा प्रूफ देता हूँ उनको, वो ज्यादा नीट और शार्प होगा। ये तो थोड़ा किट वाला है, मजेदार। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने d के जगह r प्लस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया और वैसे वैसे ही कुछ करता हूँ मैं, वैसे ही करने जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। इसे कॉपी कर लो, लिख लो, देखो नॉट एलिगेंट, ऐसा लिख दो, नॉट एलिगेंट। अच्छा तो है, करेक्ट तो है, कितने लोगों को समझ में आ गया है? तो सही बात, तो सही कह रहे हैं सर, बस थोड़ा एलिगेंट सी नहीं है, मतलब मजा सा नहीं आया। दूसरा मेथड से कर दे तो उससे थोड़ी एलिगेंसी आ जाएगी। ये लोग बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि ये r1 और ये r2 में से कौन बड़ा है, पर ये कैसे पता लगा आपको d1 d2 में से कौन बड़ा है? भाई d1 d2 में से कौन बड़ा है, पॉइंट नंबर 6 ने बता दिया था कि क्लोजर टू द सेंटर ऑफ स्मॉल सर्कल होता है, इसका मतलब पक्का d2 छोटा होता है। तो इसलिए d2 यहाँ छोटा है, r2 भी छोटा है, तो छोटा प्लस छोटा अपॉन बड़ा प्लस बड़ा, तो पक्का ये जो फ्रैक्शन है, ऊपर वाली चीज छोटी है नीचे वाली बड़ी है। ऐसे ही है, वहां भी ऊपर वाली चीज छोटी होगी नीचे वाली बड़ी होगी। फिर अब ऊपर वाली चीज छोटी है तो आप देख ही सकते हो। चाहिए क्या दूसरा प्रूफ, या चल गया, हो गया ना? फिर नहीं सर, दूसरा भी। सर दिखाओ। सर ये वाला मेथड तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया ना, मतलब देख के कि ये। हाँ ये वाला मेथड एक्चुअली पता है क्या हो गया, इसमें मेरे को स्टेटमेंट 7 में स्टेटमेंट 6 का भी यूज करना पड़ा। हाँ सर। कॉपी किया? यस सर। सर इसमें हम ये भी प्रूव करेंगे ना कि m और m डैश के मिड पॉइंट से पास करता है। m और m डैश के मिड पॉइंट से पास करता है यार। नहीं, उनके मिड पॉइंट से करता है, ये बात की गारंटी कुछ नहीं है अभी। ये किसने कहा उनके मिड पॉइंट से करेगा? ये तो मैं आपको क्यों लग रहा है सर, बट m और m डैश के बीच में से जाएगा, ये तो पक्का है। बीच में से जाएगा, पर बीच का मतलब मिड पॉइंट होना कोई गारंटी नहीं है। ओके सर। वो कितना बीच में है कितना उधर है वो दिखा सकते हैं। एक्चुअली मुझे नहीं लगता मिड पॉइंट होगा, मैंने कभी ये सोची नहीं ये बात, इसने सोची है, मैं देखता हूँ ट्राई करके, लेकिन मुझे नहीं लगता बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा भी नहीं। लेट मी जस्ट ट्राई, लेट मी ट्राई, अगर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा चेक करके। लेट मी ट्राई इन माय फ्री टाइम। सर नहीं होने वाला सर। वो ये कह रहा है कि सर m और n डैश का मिड पॉइंट होता है। मेरे को ऐसा नहीं होगा सर।
कोई नहीं, मैं ट्राई कर लूंगा, मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो आपने कैसे बताया कि एक के लेफ्ट में होगा एक के राइट में होगा? अरे जो लाइन एम डैश के लेफ्ट में चली जाए, राइट में चली जाए, वो किसके सरकमफ्रेंस के पास हो गई? छोटे वाले। अच्छा ओके सर। यू वांट दैट टू हैपन। और जो एम के लेफ्ट में चली जाए वो किसके सेंटर के पास हो गई? ओके सर, गॉट इट। तो ये यहीं पे उस बेचारे को अपनी दुनिया बसानी पड़ेगी ना रेडिकल एक्सिस पे। चलो पेज पलटू बच्चों। अच्छा, कई लोग कहते हैं सर इसका थोड़ा एलिगेंट सा अच्छा सा प्रूफ बताओ, ये तो बड़ा किचमिच वाला प्रूफ है। तो ठीक है, एलिगेंट सा प्रूफ देख लो। ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर है, और मान लो भैया ये रेडिकल एक्सिस है। तो अगर ये रेडिकल एक्सिस है ये पॉइंट पी है, तो सब जानते हैं ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट मस्ट इक्वल बनेगा। देख रहा है नील? देख। हाँ सर, हाँ अभी थोड़ा डायग्राम सही बनता जा रहा है, एकदम मस्त वो बनता जा रहा है। और ये परपेंडिकुलर रेडियस रहेगा, ये बड़ा रेडियस, ये छोटा रेडियस। ये छोटा रेडियस, और ये C1 है, ये C2 है, और लेट्स से दिस पॉइंट इज W एंड दिस पॉइंट इज Z। डू यू realize PW is nothing but रूट ऑफ, अगर ये लेंथ L है और ये लेंथ भी L है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस कैपिटल R। हाँ या ना? यस और नो? हाँ सर। और ऐसे ही PZ कितना होगा? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, छोटा R स्क्वायर माइनस छोटा R। हाँ या ना? यस सर। अब थोड़ा सा इंसान परेशान होता है इसमें, जब यार कई लोग तो कूदते ही बोल देते हैं ये बड़ा है ये छोटा है। नहीं बोल पाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि ध्यान से देखो, ये बड़ी क्वांटिटी है। यस और नो? दिस इज बिग। हाँ या ना? ये और ये दोनों हाँ सर। ब्लू और ऑरेंज में बड़ा कौन है? खुद पहचान लो, कौन बड़ा है? ब्लू। ब्लू। ठीक है, अब बताना ब्लू और ऑरेंज में कौन बड़ा है? ब्लू। तो बड़े में से बड़ा सब्ट्रैक्ट हुआ, छोटे में से छोटा, तो क्या बता पाएंगे कौन बड़ा है दोनों में से? नहीं सर। नहीं, समझ रहे हो ना? बड़े में से बड़ा सब्ट्रैक्ट हुआ, छोटे में से छोटा, तो वी कांट से कि यही बड़ा है या ये छोटा है। भाई हो सकता है बड़ी क्वांटिटी से बड़ा चीज सब्ट्रैक्ट हो जाए तो अल्टीमेटली कुछ कम चीज बचे। वी कांट कमेंट राइट नाउ। बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होता है, छोटे में से बड़ा होता तो कमेंट हो जाता। लेकिन तुम्हें पता है हमारे पास मस्ट ट्रिक है, हम इसको ना पता है रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करना जानते हो ना? ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करो? रूट ओवर ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। करेक्ट, रैशनलाइज कर रहा हूँ। प्लस ये देखो, रैशनलाइज करते ही देखो व्हाट विल हैपन। कई लोग सोचेंगे सर आपको कैसे क्लिक हुआ रैशनलाइज करना है? ये क्लिक होने का सवाल ही नहीं उठता। फंक्शंस चैप्टर में कितनी बार करोगे वाली ट्रिक तुम, इस तरह के फंक्शंस की रैशनलाइजेशन। यू विल स्टडी दिस फंक्शन अ लॉट मोर देन यू गाइस इमेजिन। दिस फंक्शन, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस फंक्शंस। इसको तुम बार बार पढ़ोगे, इसको बहुत बार रैशनलाइज करोगे ये फंक्शन। और भाइयों इसका भाई ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पता है? किसी को रैशनलाइज करो तो ये उल्टा आ जाता है। हाँ सर। ये बहुत बार करेंगे हम ये काम, मतलब जिंदगी में, मतलब कई बार रिपीट करेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम्हें पता है ये फंक्शन एक और फंक्शन से क्लोजली रिजेंबल करेगा। जब हम x को अगर tan थीटा डाल दे तो ये रियलाइज sec थीटा बन गया। अगर tan थीटा कभी डाल दूं इसमें, x को sec थीटा डाल दूं तो ये tan थीटा, सॉरी tan थीटा डाल दूं तो ये sec थीटा प्लस tan थीटा है। इन फंक्शंस के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ोगे आगे। तो ये नहीं मत सोचो कि सर ये आपको कैसे क्लिक हुआ, मुझे ये इसलिए क्लिक हुआ क्योंकि इन चैप्टर्स में पढ़ा जाएगा। तो ये मतलब ये ट्रिक, रेशनलाइजेशन कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि ये क्लिक कैसे हुई, ये तो बल्कि इसकी शक्ल देखते ही आपको जेई में भी सबसे पहले क्लिक होगा, इसे रेशनलाइज कर दो, खत्म करो। So this is not an अजीब trick. This is something very obvious. Right now you might find it tricky because you have not studied. You are currently starting calculus. Once you go forward with calculus, किसी न किसी चैप्टर में ये मस्ट ट्रिक्स आई जाएंगी तुम्हारे पास। अब इधर देखो, ऐसे ही तुम इसको भी रैशनलाइज कर लो।
अब देखो मस्त हो जाएगा ये एल स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा रेशनलाइज कर, और ये करेक्ट है। हाँ सर। अब ध्यान से देखो बच्चों, कौन बड़ा है हम पहचान सकते हैं। देखो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है ना, बताओ डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? यस सर। डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? ब्लू का। वाले का कि ग्रीन वाले? ब्लू। ब्लू। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटी क्वांटिटी होती है कि बड़ी क्वांटिटी होती है? छोटी क्वांटिटी। क्लियरली स्मॉलर, दिस इज बिगर। तो कौन सा वाला स्मॉलर आ गया बच्चों? पीडब्ल्यू छोटा आ गया, तो मतलब किसके सेंटर के पास हो गई? बड़े सर्कल, सॉरी कितने सर्कमफेरेंस के पास? बिग सर्कल के पास में हो गए। सर्कल के छोटे सर्कल के सेंटर के नजदीक। यस सर, एक सर्कल। नोटेड सर। नोटेड। चले आगे। तो आपने मेथड का नाम क्या बोला आपने जो ऊपर नीचे किया था? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन ये आगे पढ़ेगा। तो क्या आईजी बोर्ड में था क्या? नहीं सर। शुरू सीबीएसई आईसीएसई में थोड़ा बहुत पहले पढ़ा देते हैं सर सीबीएसई में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये रेशनलाइजेशन पढ़ा है सर। कैलकुलस में बहुत डिटेल में आएगा। इंटीग्रेशन वगैरह में तो मतलब भयंकर पेल के यूज करेंगे इसको। सर आईसी में भी पढ़ाया था। हाँ ठीक है। हाँ सर याद है लेकिन डिनोमिनेटर। अब हाँ तो इसलिए ऐसे पढ़ाया होगा ना कि ये बस फंडा है। अब तुम देखना इस फंडे को कितने भयंकर तरीके से यूज किया जाएगा, स्पेशली कैलकुलस। तुम देखना इंटीग्रेशन में यूज होगा रैशनलाइजेशन का फंडा, लिमिट्स कंटिन्यूटी में यूज होगा, डोमेन रेंज निकालते वक्त यूज होगा, है ग्राफ कर्व स्केचिंग में यूज होगा। तो वो तुम ये जो तुम सोच रहे हो ना कि ट्रिक कैसे क्लिक हुई, ये ट्रिक क्लिक होने का सवाल ही नहीं होगा, तुम्हें तुरंत दिखेगा रे रैशनलाइज करो। हाँ इससे याद है टाइम के। चले आगे। यस सर। ओके, अभी देखो, तो अब हम फाइनली समराइज कर रहे हैं कि भैया रेडिकल एक्सिस दिखती कैसी है, कहाँ है। वही 5 डायग्राम और 5 की रेडिकल एक्सिस अपने को समझ में आ गई। वो ऐसा भी होता है।
तो ग्रीन लाइन से बना रहा हूँ। पहले वाली यहां से जाएगी बड़े वाले के सरकमफ्रेंस के पास, छोटे वाले के सेंटर के पास। यहां पर ये लाइन जाएगी, यहां पर ये लाइन कॉमन कॉर्ड होगी, यहाँ पर ये लाइन टेंजेंट होगी, और यहाँ पर ये लाइन इधर। ये रेडिकल एक्सिस होती है। दीज आर दी ओनली 5 डायग्राम्स ऑफ रेडिकल एक्सिस। अगर आपके दिमाग में कोई और डायग्राम आ रहा है तो ये सिर्फ आपका इल्यूजन। देखो, these are the only diagrams possible for radical axis। और सबकी इक्वेशन क्या होती है? रेडिकल एक्सिस है ये, लोकस ऑफ इक्वी पावर पॉइंट से, और आती किससे है? s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। सर हेलो सर। हाँ सर, अभी भी हमें एक यूनिक लाइन तो पता चली ही नहीं ना, क्योंकि वो दो मिड पॉइंट के बीच में भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। वो बेटा उनकी रेडियस की वैल्यू से डिसाइड होता है कि कितनी इधर कितनी उधर, पर आती यूनिक ही है। ओके ओके। हाँ सर, वो तो मिल गया ना सर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर वाला, वो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट वाला था, उससे मतलब रेशियो तो पता चल ही गया ना हमें। सर इसको क्वेश्चन दे अभी करते हैं। अभी क्वेश्चन करने के लायक तो अब बने। स्टार्ट करें। 1 मिनट से। सर फिफ्थ डायग्राम का अभी भी रेडिकल एक्सिस स्मॉल सर्कल के लोकेशन पर डिपेंड करता है ना, बड़े सर्कल के अंदर। सर जो आपने सेवेंथ स्टेटमेंट का फर्स्ट प्रूफ किया था, उसमें जो रेशियो मिला था हमें डिस्टेंस सर्कमफरेंस से क्या होगा रेडिकल एक्सिस का, उसे याद करना है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं यार, इसमें कोई सा भी प्रूफ याद नहीं रखना। ये स्टेटमेंट याद रखो और ये डायग्राम्स याद रखो। सर अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ बच्चों, रेडिकल एक्सिस इज नेग्लिजिबली इन द सिलेबस ऑफ द, इट इज देयर बट नेग्लिजिबली। इसके आगे वाला पार्ट तो ऑल सुपर नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये वाली चीज है ना, इस पे हम उतनी फालतू मेहनत नहीं करेंगे। अपनी बुकलेट में भी जब आप क्वेश्चन करोगे आपको दिख जाएगा, अच्छा अच्छा इतने ही क्वेश्चन है क्या इसके ऊपर, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कितना वैल्यूएबल है। मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस पर भी उतनी मेहनत करें जिसपे सिलेबस पे क्वेश्चन ज्यादा आने। इसको पढ़ लो, इसके ऊपर मैं एक असाइनमेंट दे दूंगा, दैट्स ऑल। और जितने बुकलेट में क्वेश्चन है उतने करो। फोकस जो अभी तक का पोर्शन करा है ना सर्कल्स में, फैमिली तक का, उसी पे रखना बहुत ज्यादा, गारंटीड वही यूज होता है। ज्यादा क्वेश्चन मत देना सर, 4 5 6 दे दो बस। क्या क्या? ज्यादा क्वेश्चन मत देना सर, ज्यादा इम्पोर्टेंट। नहीं नहीं, मैं अपने हिसाब से उतने ही दूंगा जितने इंपॉर्टेंट के हिसाब से। मैं भी तो नहीं दूंगा, लेकिन नेग्लिजिबली है पर जीरो नहीं है, मतलब है सिलेबस में तो है। अच्छा अच्छा ओके सर पर इसमें क्वेश्चन कौन से टाइप के बनेंगे? देते हैं ना। तो सर हम लोग ने फिफ्थ केस में उसका प्रूफ नहीं किया ना कि इट विल बी क्लोजर टू सर्कमफरेंस ऑफ लार्जर सर्कल, क्योंकि वो दिख रहा था। वो तो दिख ही रहा है, आप जब स्तर बन लिखी तो होगा ही। अच्छा, तो वही रीजन था ना सर? वही रीजन है। ओके सर। ये करना।
एक मिनट, करो। हो गया। इसको करने के मुझे 2 मेथड देना। सर एक मतलब एक तो मतलब वो लॉजिकल चुप प्रूफ है। चुप चुप, बोलेगा नहीं, चुप। तो अपना दूसरा मेथड सोच। लेट हाँ। एवरीबॉडी फाइट। आंसर मत बताओ, सबको फाइट मारने दो। बच्चों नॉन कोलिनियर सेंटर काय को दिए? अगर कोलिनियर सेंटर होगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? तो पैरेलल हो जाएंगे, हाँ, फिर तो कुछ इंटरसेक्ट भी ही नहीं wrong हो करेंगे। जाएगा। फिर तो पता है रेडिकल एक्सिस पैरेलल ही आ जाएंगी, इन दोनों की पैरेलल, इन दोनों की पैरेलल, और पहले और तीसरे वाले की भी। दिख रहा है? तो फिर तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। उसने जानबूझ के नॉन कोलिनियर सेंटर्स किया। सर डायग्राम बना के ऐसे देखते हैं, लगता है वो प्रूफ होता है या लाइक नहीं उसको काउंट नहीं करते हैं? फिर से बोल बेटा। सो लाइक इसमें अगर हमने लाइक जैसे अभी तक प्रूफ किया है कि रेडिकल एक्सिस विल लाई बिटवीन लाइक एस्टिमेट हो गया है, एंड इफ वी जस्ट ड्रॉ एंड सी तब लाइक दिखता है कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन इज दैट प्रूफ? क्या कह रही है बच्चों ये? सर मतलब वो डायग्राम से प्रूव करना चाहती है, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं पर डायग्राम में डायरेक्ट प्रूफ चाहिए। ये ट्रायंगल का एक प्रूफ हो जाएगा सर। नहीं, ये तो कुछ नहीं। ऑर्थो सेंटर जैसे। अच्छा, ये एक चीज कितने लोगों को समझ में आ रही है कि कॉन्करेंसी जब प्रूव करनी होती है तो 2 लाइन तो होंगी कॉन्करेंट, अपने को प्रूव करना है कि तीसरी भी वहीं से पास करती है। ये सब बात समझ में आती है कि नहीं आती है? भाई 2 तो मीट करेंगी, पैरेलल तो है नहीं लाइन, तो मीट तो Yes, करेंगी। sir. वो तो प्रूव करना है कि हाँ, तीसरी sir. भी वहीं से जा रही है। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव कि रेड वाली भी वहीं से जा रही है। हाँ या ना? हाँ सर। यस और नो? अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये पहले वाले दोनों की ये रेडिकल एक्सिस मिल गई, ये पॉइंट पी आ गया। कैन यू सी दिस पॉइंट पी? यस सर। क्या पॉइंट पी की पावर पहले सर्कल और दूसरे सर्कल के लिए सेम है? यस सर। क्या पॉइंट पी की पावर पहले सर्कल और दूसरे सर्कल के लिए सेम है? क्या पावर पहले और तीसरे सर्कल के लिए भी सेम है? हाँ सर। तो क्या Yes, पॉइंट sir. पी की पावर तो दूसरे तीसरे के लिए भी सेम हो जाएगा। क्या पॉइंट पी की पावर दूसरे और तीसरे के लिए सेम होगी? यस सर। तो Yes, इसका मतलब पॉइंट पी का हक है दूसरे और तीसरे की रेडिकल एक्सिस पे होने का। फिर से सुन लो, ऐसा लगा हो रहा है जादू सही है, कैसे कर दिया। क्या पॉइंट पी पहले दो की रेडिकल एक्सिस पे है? यस सर। इसका मतलब पॉइंट पी का पूरा हक है दोनों के लिए इक्वल पावर रखने का। हाँ या ना? यस सर। क्या पॉइंट पी पहले और तीसरे की रेडिकल एक्सिस पे है? यस सर। तो उसका पूरा हक है कि मैं इनकी रेडिकल एक्सिस पे होऊंगा। तो अल्टीमेटली पॉइंट पी की पावर पहले, दूसरे और तीसरे तीनों के लिए इक्वल हो गई एक तरह से। यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब पावर दूसरे और तीसरे के लिए भी इक्वल है। हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब उस पॉइंट का पूरा हक है रेडिकल एक्सिस पे होने का। मैंने कैसे किया? मैंने सारे एलजेसी पहले इसे नोट कर लो, फिर तुम्हारा वाला डिस्कशन करेंगे जो ट्रायंगल वाले की बात कर रहे थे। विल कम टू दैट। एवरीबॉडी जस्ट कॉपी इट फर्स्ट। कैसे लिखो? Clearly point P lies on the radical axis of 1 and 2, so it must have same power with respect to 1 and 2. Clearly point P lies on the radical axis of 1 and 3, so it must have same power with respect to 1 and 3. So this means that point P has same power with respect to 2 and 3. Thus it must lie on the radical axis of 2 and 3. ऐसे लिखो, जल्दी से स्टेटमेंट लिखो। अच्छा सर, Can you repeat? radical point P lies on radical axis of 1 and 2. Point P lies on radical axis. Point P lies on radical axis of 1 and 2. Point P also lies on radical axis of 1 and 3.
power of P with respect to 1 and 2 will be same, and power of P with respect to 1 and 3 will also be same. Thus it means that power of P with respect to 2 and 3 is same. Which means point P must lie on Radical axis. Radical Radical axis. axis of 2 and 3. 2 and 3. Hence they must be concurrent. हेलो सर. हाँ जी बेटा. सर सेकंड प्रूफ क्या है? सेकंड मेथड होते आते हैं, पहले फर्स्ट को नोट कर लो. फर्स्ट तो बड़ा ही प्यारा सा एलिगेंट सा है, कुछ करना ही नहीं पड़ा. सर पॉइंट पी का कुछ नाम होता है क्या? हाँ, इस पॉइंट पी का नाम होता है रेडिकल सेंटर. लिख लो, इस पॉइंट पी इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर. बताता हूँ. दिस पॉइंट पी, पॉइंट ऑफ intersection of all three arrays is called radical center. आज तक इसके ऊपर जेईई में क्वेश्चन नहीं आया है और पढ़ेंगे इसके बारे में. कई लोगों को ऐसा भी शक है ये शायद सिलेबस में नहीं है, पर पढ़ेंगे. अपनी बुकलेट में है कुछ क्वेश्चन, आना तो चाहिए. कुछ चीजें हमें इसलिए भी पढ़नी पड़ती है डर के मारे कि पता नहीं किसी जेईई पेपर सेटर का दिमाग फिर गया, उसने डाल दिया, तो भैया पढ़ ही लो चुपचाप. इसलिए कुछ चीजें डर के मारे पढ़ते हैं. तो जेईई का सिलेबस एक्चुअली उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन कई बार डर के मारे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ जाता है. जेईई का सिलेबस इतना सही है, पर डर के मारे हमें यार पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा सा इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेट है ये चीज, बट जेईई पेपर सेटर्स ना आज तक वैसे कंसिस्टेंसी ब्रेक करते नहीं है, बट फिर भी जेईई के लिए एडवाइस ये होता है कि यार आप कर लो थोड़ा बहुत, सिलेबस की बाउंड्री तो एक्ससीड कर लो थोड़ी सी, ऐसा होता है. ठीक है. अच्छा, दूसरा मेथड देखो. दूसरा मेथड तो बहुत ही कूल है यार, मतलब वो तो ऐसा लगेगा अरे ये देखो दूसरा मेथड. कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर ये s इक्वल टू 0 है, ये s डैश इक्वल टू 0 है, ये s डबल डैश इक्वल टू 0 है, तो ये s माइनस s डैश इक्वल टू 0 है. हाँ, ये ना, यस और नो? Yes, sir. ये s डबल डैश माइनस s इक्वल टू 0 है. हाँ या ना? So isn't it S minus S double dash? हाँ, वो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. Okay, sir. और ये वाली देखो क्या है, ये है S double dash minus डबल S डैश है. माइनस s इक्वल टू 0. करेक्ट. ये तीन लाइंस है. लेट अस कॉल इट L1 इक्वल टू 0. सर एस डैश होगा वो Dash. लास्ट वाला. हाँ ठीक है, ठीक है. ये L2 इक्वल टू 0 और ये L3 इक्वल टू 0. नाउ ऑब्जर्व दिस मैजिक. सबको L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, L3 इक्वल टू 0 दिख रहा है? यस सर. कितने लोगों को ये दिख रहा है कि L1 प्लस L2 इक्वल टू 0 से यू विल गेट L3 इक्वल टू 0. हाँ या ना? हाँ सर. दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर. इसका Yes, मतलब sir. we have proven that L3 equal to 0 is L1 plus 1 into L2 equal to 0. हाँ या ना? फैमिली ऑफ लाइंस. फैमिली बन गया, इसका मतलब उसकी फैमिली का मेंबर है. इसका मतलब कहाँ से पास करेगा? उन्हीं के
इंटरसेक्शन कोई भी एक कंकरेंट पॉइंट होगा, मतलब करंट पॉइंट है। कूल है ना ये भी? यस मैं अपना मेथड बोलूं? हाँ बोल ना। हाँ तेरे वाले पे भी आते रहो उसमें। सर अच्छा सुनो सुनो सुनो, अपना उसका मेथड ना बेटा जरा मेरे को इसको व्हाट्सएप कर देना अपना मेथड। ऑल्सो अपना इस वीक एक और लेक्चर है क्या? नहीं सर। मैं कोशिश करता हूँ एक और लेक्चर रखने की, मुझे फील आ रही है सर्कल सीसी वीक खत्म कर देते हैं, मजा आ जाए। यस सर। हाँ सर चलेगा सर। और वो उसका मेथड आप ग्रुप पर डाल सकते हो एएम वाले, एएम स्टूडियो 2 पर। हाँ उस बच्चे का मेथड में ग्रुप पे डाल दूंगा, पर मेरे को एक सेकंड का मेथड है, आप सुन लीजिए ना। अच्छा बता यार, उसमें ना बाद में मेरा भी स्टार्ट है। ऐसा हो रहा है, उस मेथड में एक ऐसी गलती है जिसके चक्कर में मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, तो वो मैं एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा सकता हूँ। तुझे जो ट्रायंगल बनाया उस ट्रायंगल का कौन सा पॉइंट डिक्लेयर किया उसको? सर हमने पढ़ा है ना कि परपेंडिकुलर्स है, तो सर साइड्स के परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्रायंगल और ऑलवेज कॉन्करेंट ना। मैं यही मैं जानता था तो यही मिस्टेक करेगा, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा था भाई। साइड्स के ऑल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्करेंट होते हैं, खाली परपेंडिकुलर कॉन्करेंट है, ये क्या बात है? समझे? सॉरी सर। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। चलो जी छुट्टी। सर इसी में था सर, लाइंस पे। नेक्स्ट लेक्चर मेरे को व्हाट्सएप कर बेटा। ठीक है।